वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो पाठ 2 है नए राजा और उनके राज्य, उसमें अपन ने उदयपुर से तंजावुर तक पढ़ लिया था। आगे का प्रकरण है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। यानी तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम में मंदिर किसने बनवाए थे? राजराज और राजेंद्र प्रथम ने। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। यानी ये चोल मंदिर किसके केंद्र बन गए? इनके आसपास जो बस्तियां थी उनका क्या बन गए? ये केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, यानी शिल्प का एक नमूना था, शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। यानी इन मंदिरों को क्या हुआ? एक तो शासक भूमि देते थे, अन्य लोग भी भूमि दान में दे गए, जिससे क्या हो गए? ये मंदिर संपन्न हो गए, धनवान हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। यानी इन भूमियों से जो उपज मिलती थी, इस भूमि से जो उपज मिलती थी, जो पैदावार मिलती थी, वो कहाँ खर्च होती थी? जो इस मंदिर के लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। यानी उस समय मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों के केंद्र बन गए। मंदिर के साथ साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। यानी शिल्प कला के साथ साथ महत्वपूर्ण काम था कांस्य की मूर्ति बनाने का। चौल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। यानी ज्यादा प्रतिमा तो किसकी बनी होती थी? देवी देवताओं की। लेकिन जो भक्त थे, प्रसिद्ध भक्त थे, उनकी भी प्रतिमाएं बनाई गई। अब इस काल में कृषि और सिंचाई, खेती करना और खेती में सिंचाई करने का काम। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई है। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता था। आर्द्रता यानी नमी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जा रहा था। यानी कुछ इलाकों में तो क्या किया जाता? जंगलों को साफ करके खेती योग्य जमीन बनाना, कुछ इलाकों में जमीन को समतल करना। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने लगे। यानी तट किनारा बनाया गया, जैसे नहर होती है, नहर के दोनों तरफ किनारे बनाए जाते हैं ना, वो। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। यानी कई क्षेत्र तो ऐसे थे जहां एक साल में 2 फसल ली जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। यानी एक तो बरसात से सिंचाई होना, यानी प्राकृतिक रूप हो गया। एक होता है कृत्रिम रूप से उनको पानी पिलाना, तो वो भी जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है। यानी सिंचाई का काम करने के लिए पहले क्या बनाई जाती है? योजना, जिससे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना,
इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। यानी जो चोल शासक थे, उनमें जो नए शासक थे, उन्होंने क्या दिखाया, सिंचाई के काम में रुचि दिखाई। अब साम्राज्य का प्रशासन, भाई कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, तो साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रकरण साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, यानी किसानों की बस्तियों को क्या कहते हैं, उर, उस काल में 6वीं और 7वीं सदी में सिंचित क्षेत्र के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। कौन सी, किसानों की बस्तियां। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। यानी किसानों की बस्तियों को तो क्या कहा जाता था, उर, किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। और गांवों के समूह नाडू कहलाते थे। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। यानी गांवों के लिए क्या बनाई गई, ग्राम परिषद, और जो गांवों का समूह था नाडू, वो दोनों क्या करते थे, न्याय करना और कर वसूल करने जैसा काम करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। यानी इन गांवों का जो यानी समूह को क्या कहते हैं, नाडू, और नाडू का नियंत्रण करने के लिए कौन थे, वेल्लाल जाति के लोग। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे, यानी राजकीय ओहदे दिए। अब देखो आप, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। यानी चोल जो अभिलेख मिले उनमें भूमि के अलग अलग प्रकार है। एक तो वेलनवगाई, यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, जो ब्राह्मण नहीं होता था। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान या तिरुनमट्टू कनिंग, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और पलीचदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होता था। ब्रह्मदेय का मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई, क्योंकि वहां पर उनको क्या मिलती थी, भूमिदान में मिलती थी। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर, यानी इनके निर्णय कहां पर लिखे जाते थे, शिलालेख पर, और कहां रखे जाते थे, मंदिर की दीवार पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नगरम किसको बोलते थे, व्यापारियों के संघ को। यानी नगरम किसको बोलते थे, व्यापारियों के संघ को। नगरम व्यापारियों का संघ या संगठन, ठीक है। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर
से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन मिला है, विस्तार से वर्णन मिला है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादियों की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। जैसे अपने विद्यालय में बनाई जाती है ना कक्षा में, वैसी समितियां। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। यानी जो भी योग्य उम्मीदवार था, अब उन योग्य उम्मीदवारों में से भी छांटना था, तो उसके लिए क्या करते, जो तालपत्र था, पत्ता था ताल का, उसके ऊपर नाम लिख देते, एक मटकी में डाल देते और फिर एक छोटे से लड़के से वो निकलवाते, जिसका नाम आ जाता वो उसके योग्य होता। तांग वंश के युग का चीन देखते हैं अपन आगे। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं से 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। कौन सा? ये तांग राजवंश की राजधानी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। यानी तांग साम्राज्य में नौकरशाही व्यवस्था थी, और नौकरशाहों की नियुक्ति कैसे होती थी? परीक्षा के द्वारा। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। यानी कब तक कायम रही है? 1911 तक। ये यहाँ तक आपका पाठ पूरा हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री है दे रखी है इसमें कि उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। जैसे अपने एमएलए एमपी बनने के लिए जो योग्यता होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होती है ना, वैसी योग्यताएं उनके पास, यानी उस समय भी योग्यताएं निर्धारित थी। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। यानी सामान्य नागरिकों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुराणम के एक उद्धरण है, वहाँ से ली गई कुछ पंक्तियाँ वो देखो कि अड़नूर की सरहदों पर पूछ की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटापड़ा यानी पुलाया क्या एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। ऐसा पुलाया लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पैसों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे शिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के लिए लेटी हुई थी। लाल कलंगी वाले मुर्गों ने पोपटने से पहले तगड़े पुलियार यानी पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाग दे दी, यानी आवाज लगा दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। आपका पाठ जो नए राजा और उनके राज्य ये समाप्त हो गया। इसको आप घर पे अच्छी तरह अध्ययन करोगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए
जो प्रकरण आपको समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर आप सबके पास है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो उसका सबसे पहला समाधान तो ये है कि उसको अच्छी तरह पढ़े। एक बार समझ में नहीं आए, हो सकता है दोबारा पढ़ो, और फिर भी समझ में नहीं आए आप व्हाट्सएप के द्वारा मोबाइल फ़ोन से पूछ सकते हैं। आपकी जो व्यवस्थित दिनचर्या बना रखी है उसके अनुसार अपने समय का पालन करते हुए घर पे अध्ययन करिए, माता पिता का कहना मानिए। धन्यवाद।